हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक समझ में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 मतलब कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग, यह एक यूनिट ही है, एक यूनिट है और 4 नंबर का हमेशा आता है। हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा आता है। 4 नंबर का, 70 नंबर का होता है ना फिजिक्स का पेपर, उसमें से 4 नंबर का ये आ जाता है, जिसमें से एक जो होता है 1 नंबर का आता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का आता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन दिया रहेगा अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों। तो इसमें क्या होती है, अनुप्रस्थ होते हैं। ये हमें कई बार आ चुका है, आता भी है, आएगा भी। तो देखिए, इन क्वेश्चन को देखने से पहले वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इनकी थोड़ी सी गुण जान लेते हैं, ताकि आगे क्वेश्चन करने में एकदम आसानी रहेगी। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। लेकिन जब उस करंट का मान, मतलब उस धारा का मान लगातार बदलता जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इसको पढ़ लेंगे अच्छे से थोड़ा। अब देखिए, चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछता है 2 नंबर में या 3 नंबर में कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश, बता रहा था ना कि करंट का मान लगातार बदलेगा, तो वही त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा गुणधर्म, मतलब इसका 4 गुणधर्म याद कर लेंगे। मैं 6-7 लिखवा दिया हूँ, इसमें से 3 या 4 आप बिल्कुल याद कर लेंगे, याद भी हो जाएगा। त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ होती हैं, निर्वात मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है माध्यम की, इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तथा प्रकाश की चाल से चलते हैं। प्रकाश की चाल से चलते हैं मतलब 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। देखिए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत क्षेत्र, देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र वाई दिशा में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में होगा, ये ध्यान रहे। लेकिन जो तरंग चलेगी वो एक्स एक्सिस में चलेगी, एक्स डायरेक्शन में। तरंग हमेशा एक्स डायरेक्शन में ले जाते हैं, मतलब तरंग को संचरण की दिशा क्या मानते हैं, ऑलवेज, मतलब हमेशा एक्स मान लेते हैं। यदि ई वाई में चल रहा है तो बी जेड में चलेगा, मतलब ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गई। आगे फिर मिलेगा तो फिर समझा दूंगा। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और क्या, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का अंतर कितना होता है, पाई/2। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन में भी आएगा। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश प्रभाव, देखिए इतना लिखवाना, इसमें कोई भी 4 गुणधर्म आप याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन की तरफ से, एक बार ध्यान से देख लीजिए, सभी क्या लिखा हूँ वो देख लीजिए। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बाकी भी जितनी जरूरत होगी। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का कालांतर अभी देखा ना, पाई/2 होता है। देखो, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए, इसको करने से पहले हम देख लेते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, इसमें से ना ही आवृत्ति याद रखना है, ना ही तरंग दैर्ध्य। बच्चे क्या करने लगते हैं कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति कितनी होती है, उसका तरंग दैर्ध्य याद करने लगते हैं। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप करेंगे तो आपकी मर्जी। लेकिन ये जो है दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। ये कई बार पूछा भी है, पूछ सकता भी है। ये याद रख सकते हैं कि जो दृश्य प्रकाश है, मतलब जिस प्रकाश के कारण हमें दिखता है,
वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक उसका तरंग दैर्ध्य होता है। देखिए इस चार्ट में देखिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में देखिए दृश्य प्रकाश में 7 रंग होता है ना, उसी तरह वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में भी 7 किरणें होती है। 1 2 3 4 5 6 7 गिनेंगे तो 7 हो जाएंगी। तो इसमें याद क्या करना है, इसमें याद कर लेना है कि किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है किसका कम है। अब तरंग दैर्ध्य जब पता चल जाएगा किसका अधिक है तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसकी आवृत्ति कम होती है। बस इतना ही याद रखना और ये याद रख लेना है। तो देखिए प्रश्न की तरफ आते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग, न्यूनतम आवृत्ति किसकी होगी जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। तो देखिए न्यूनतम आवृत्ति पूछा है ना, तो देखो रेडियो तरंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। तो रेडियो तो है नहीं, इसमें जो दिया है उसी में देखने देखिए पराबैंगनी किरण, एक्सरे, तो एक्सरे की फ्रिक्वेंसी तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। गामा किरण, माइक्रो तरंग, इसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें तरंग दैर्ध्य देखिए माइक्रो का तरंग दैर्ध्य इधर से अधिक है, मतलब ये सबसे अधिक ये थोड़ा सा कम। तो ये चार्ट देख लेंगे, बस ये इसी को याद कर लेना है। तो माइक्रो तरंग की हो जाएगी। अब देखिए क्या कर रहा है, λ1 λ2 λ3, फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट करके। दृश्य प्रकाश λ1 का है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य λ2, सूक्ष्म तरंग मात्रा माइक्रो तरंग का तरंग दैर्ध्य है। अब संबंध दे रहा है देखिए बड़ा वाला, सबसे ज़्यादा अभी देखा कि माइक्रो तरंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है ना, तो λ3 सबसे ज़्यादा है। कितना है λ3? देखिए λ3 यहाँ भी है यहाँ भी है। उसके बाद देखिए एक्स किरण और दृश्य किरण में तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है? दृश्य किरण का होता है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ एक्स किरण है तो इसका तरंग दैर्ध्य कम है, दृश्य किरण की तरंग दैर्ध्य अधिक है, यानी कि दृश्य की अधिक। तीसरा ये हो जाएगा उत्तर। ध्यान से मतलब बस उतना ही याद रखना है, ये हमेशा आ जाता है, बाकी ये सब कभी कभी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रम से ई तथा बी है। तरंग संचरण की दिशा देखिए मैंने बताया ना, मान लीजिए ये सब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मान लीजिए कि वाई में है ई, बी जेड में है तो ये एक्स में जाएगा। तो ये एक्स कैसे आता है? ये दोनों का लंबवत है। देखो कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, यदि दो सदिश है ना तो इन दोनों के लंबवत करने के लिए उनका क्रॉस निकालना पड़ता है। ये सही है। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सबसे उपयुक्त विकिरण है। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव से थोड़ा रिलेटेड है। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव से के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए इसमें आवृत्ति जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसकी आवृत्ति ज़्यादा, गामा है इसमें। तो देखिए गामा किरण हो जाएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, मतलब इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। और जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सुने ना, देहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति होता है, उससे अधिक रहेगा तो चलेगा। ये एक नंबर वाला है। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। कह रहा है वैद्युत चुम्बकीय तरंग के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। तो मैंने पहले दिखा दिया, 4-5 गुण लिख लेंगे। देख रहा है 25 मेगाहर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय तरंग एक्स दिशा में देखिए संचरित होती है। संचरण की दिशा एक्स माना जाता है हमेशा। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई, देखिए ई दिया है और बी पूछ रहा है, ई दिया है बी पूछ रहा है। तो देखिए ई दे दिया है तो ई वेक्टर के रूप में दिया है तो ऐसे लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है देखिए उसमें लिखा था नोट समय में, ई बाई बी बराबर होता है सी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से हम बी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ई जे है ना, जे मतलब एक्स डायरेक्शन का ये इकाई सदिश है आई, और जे वाई का, यानी कि ये जेड में जाएगा। जब ये वाई में जा रहा है ई तो बी जेड में जाएगा, यानी कि के।
इजी है, छोटा सा सूत्र है, देख लेंगे कैसे। ये सूत्र है, ई दिया है, बी निकाल लेंगे, लेकिन बी को लिखते समय की लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये वाई डायरेक्शन में तो ये जेड डायरेक्शन में जाएगा। जेड का इकाई सदिश के कैप को होता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मतलब सोच लीजिए यही 3 नंबर का आ जाता है, 1 नंबर का उधर वाला आता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। हाँ, तो देखिए इसमें ई जेड मतलब वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दे दिया है। और क्या कह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दे दिया है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्ध्य। तो देखिए आते हैं, जो दिया है उसको उतार लिया। अब देखिए ई जेड बराबर होता है, ई जेड दिया है तो ई बराबर होता है ई जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, चाहे ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये सूत्र होता है, मतलब इसके समीकरण का सूत्र होता है, मतलब इसी फॉर्म में होता है। तो देख लो यार, ये होता है ना, कहीं भी पढ़े होगे ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ करके पढ़े हो ना, समझ लीजिए कि इसको याद कर लेना कि ई बराबर ऐसे होता है ई जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। देखिए इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ ए एक्स है यहाँ टी है, इसलिए पहले के लिख दिया, के एक्स वाला ओमेगा टी वाला। तो देखिए इससे हम ई जीरो निकाल लिए, ई जीरो इतना आ गया। देखिए ओमे के एक्स के पहले वाला क्या है, एक्स के पहले वाला के है, टी के पहले वाला ये ओमेगा है, ये ओमेगा है और ये के है। तो देखिए ओमेगा का मान लिख लिया वहाँ से। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन लिखिए, चाहे ये न्यू लिखिए, आवृत्ति होता है। अब यहाँ से आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे, समीकरण में मान रख के आवृत्ति ज्ञात हो गई तो एक ज्ञात हो गया ना, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ओमेगा यहाँ से समीकरण में से ही निकाल लेते हैं। अब देखिए दूसरी बात पूछा है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के लिए देखिए के लिख लिया। के बराबर होता है, ये सूत्र है, के बराबर 2 पाई बटा में लेमडा। देखिए लेमडा आ रहा है ना इसमें, तो लेमडा बराबर ये के यहाँ आ जाएगा। लेमडा बराबर 2 पाई बटा में के, वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ये होता है सूत्र, लेकिन यहाँ बी नॉट चाहिए। तो बी नॉट कैसे आता है, तो ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। ई नॉट बराबर बी नॉट बराबर ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी होता है। तो बी नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सी नीचे आ जाएगा। ये सब आता है ना, एक्स बाई ए बराबर 5, तो एक्स बराबर 5a, ऐसा कुछ आता है ना, इसको वहाँ लेके चले गए। तो देखिए बी नॉट निकल जाएगा। और बी नॉट, बस बी नॉट का ही काम था, मतलब बी नॉट रख दिया इसमें, बी नॉट का मान। बाकी सब सेम है, देख लो इसमें जो है उसमें भी यही है, ये सब सेम है। लेकिन ये देखो यहाँ इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला था। यहाँ देखो ये जेड एक्सिस में जा रहा था, तो ये जेड में, एक्स में नहीं जाएगा क्योंकि वो तरंग चल रहे हैं ना एक्स डायरेक्शन में, तो ये वाई में जाएगा। बस इतना ही, इतना 4 नंबर के लिए तो कम से कम इतना पढ़ना पड़ेगा भाई, बात समझ रहे हो ना। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, फिक्स है। देखो 70 नंबर में 4 नंबर का पता चल गया कि यहीं से आने वाला है, तो कैसे भी करके समझ लो या रट लो भाई। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखिए। इसमें कभी कभी इन किरणों का 2 उपयोग पूछ लेता है, इसको ध्यान से देख के याद कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इससे कई इम्पोर्टेंट में ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो पेपर में आने वाला है वो लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।